इस वीडियो में बात होगी कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वेदास्तु जी। स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर आपका 4 है हमारा चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग की, जिसमें मैं आपको कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको 4 कनेक्टिव्स के बारे में बताया था। पहला कनेक्टिव्स आपका हमारा एंड है, उसके बाद दूसरा में आपका और, तीसरा में आपका इफ देन और चौथा में इफ एंड ओनली इफ। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एंड कनेक्टिव्स और कनेक्टिव्स के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताया हुआ है। उसका ट्रूथ टेबल भी आपको अच्छे से एकदम समझाया हुआ है। तो वीडियो लेक्चर नंबर 4 को देखने से पहले वीडियो लेक्चर नंबर 3 को आप जरूर से जरूर देख लेंगे। तो इस वीडियो में अगला हमारा कनेक्टिव्स है इफ देन और इफ एंड ओनली इफ, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा होता है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट हमारे होते हैं, अगर इफ देन से जुड़े होते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में जो कि इफ देन से जुड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बार आप देखे भी होंगे। तो इस इफ देन से जो आपके हमारे स्टेटमेंट जुड़े होते हैं उसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इस तरह से मैंने यहां पर आपका डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि 2 स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय इफ देन इज कॉल्ड ए कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ देन से जो कनेक्ट होते हैं आपके हमारा 2 स्टेटमेंट, है ना, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर एनी स्टेटमेंट P एंड Q, अगर P और Q हमारा आपका स्टेटमेंट है जो कि इफ P एंड देन Q इससे हमारा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? इफ अगर हमारा P देन Q है तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं और पढ़ते हैं P इम्प्लाई Q, P इम्प्लाई Q विच इज मीन्स P इम्प्लाई Q, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा 2 स्टेटमेंट अगर इफ देन से जुड़ा है तो उसका मतलब है कि P इम्प्लाई Q, P इम्प्लाई Q, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि इसमें जो हमारा P है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर P उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो यहाँ पर आपका Q दिख रहा है उसको बोलते हैं आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो चलिए, ये आपने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जान लिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। जब 2 स्टेटमेंट को हम इफ देन से जोड़ते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। और उसको किस तरह से लिख के दिखाते हैं? P इम्प्लाई Q। पहला स्टेटमेंट Q है, दूसरा P है, दूसरा Q है, तो P इम्प्लाई Q हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर हम कोई भी अगर स्टेटमेंट इफ P देन Q, हम उसको 5 तरीकों से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 5 तरीकों से। तो देखिएगा यहाँ पर हम यही लिखे हैं कि वी मे राइट इफ P देन Q इन फॉलोइंग वे। 5 वे से कैसे लिख सकते हैं? पहला है P इम्प्लाई Q, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P इम्प्लाई Q, इस तरह से, ठीक है। पढ़ेंगे P इम्प्लाई Q और लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे इस तरह से और पढ़ेंगे P इम्प्लाई Q, ठीक है। उसके बाद दूसरे में इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q। और तीसरे में सेम स्टेटमेंट है उसको किस तरह से लिख सकते हैं? Q इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर आपका P, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, ठीक है। आगे में हम एक ही स्टेटमेंट है उसको 5 तरीके से लिख सकते हैं। तो चौथा तरीका क्या है लिखने का? P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। और लास्ट में हमारा निगेशन हमारा Q का वो इंप्लाई कर रहा है निगेशन हमारे P का। निगेशन Q का मतलब है कि डिनाइल हम Q का कर रहे हैं और फिर से हम P का भी डिनाइल कर रहे हैं। तो निगेशन Q इंप्लाइज, है ना, निगेशन P। तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट्स में जो कि इफ देन से जुड़ा हुआ है उसको हम इस
5 तरीके से लिख सकते हैं। आपको इस तरीके को, पांचों तरीकों को जो है दिमाग में जो है बैठा लेना है, क्योंकि आगे जब हम आपको एक्सरसाइज बतवाएंगे आपको 14.4, तो उसमें जो है हमारा एक ही स्टेटमेंट को जो कि इफ देन से जुड़ा है उसको 5 तरीकों से हमें लिखना है। तो ये 5 तरीके हैं आपको लिखने का, ठीक है। तो चलिए, अब आपने कंडीशनल जो है स्टेटमेंट देख लिया, समझ लिया क्या है। अब जो है इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से मैं आपको देख के समझा दे रहा हूं कि किस तरह से हमारा जो है करना है आपको, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, तो यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है इफ ए नेचुरल नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज इवन। बड़ी शानदार बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई नंबर हमारा जो है नेचुरल नंबर अगर हमारा इवन है तो उसका स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस बात को जो ये लिखा गया इफ ए नेचुरल नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज इवन, इसको हमको जो है 5 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से लिखना है, 5 अलग अलग तरीकों से, जिसका मीनिंग क्या हो, आपका हमारा सेम हो, बदले नहीं। तो चलिए, अभी मैंने आपको जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया जो कि इफ और देन से जो जुड़ा होता है ना। तो हम इस चीज को जो है 5 अलग अलग तरीकों से यहां पर आपके लिए लिख के रखे हैं। देखिएगा, हमने जो आपको बताया था कि 5 कौन कौन से तरीके हैं, इसमें पहला जो है ए नेचुरल नंबर इज इवन इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज इवन। पहला में मैंने क्या बताया था कि हम इंप्लाइज दैट से हम करेंगे, P इंप्लाइज दैट Q बोला गया था। इस तरह से हमने इंप्लाइज दैट का इस्तेमाल करते हुए हमने इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा, ए नेचुरल नंबर इज इवन इंप्लाइज दैट इट स्क्वायर इज इवन। अगर नेचुरल नंबर इवन है तो उसका हमारा जो है स्क्वायर भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, ये इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो बड़ी सही बात है। उसके बाद इसमें हमने इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिखा कि ए नेचुरल नंबर इज इवन ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज इवन। तो यहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल किए, ओनली इफ का क्या इस्तेमाल किए, ओनली इफ। सेकंड नंबर में मैंने बताया था ओनली इफ, है ना, ओनली इफ का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमने यहाँ ओनली इफ का इस्तेमाल करते हुए इसको लिखा है इस तरह का से। उसके बाद थर्ड में है आपका फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी इवन इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज इवन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग नेसेसरी का इस्तेमाल करते हुए इस स्टेटमेंट को लिखे हैं, ठीक है। तो थर्ड में मैंने बोला भी कि हम लोग को नेसेसरी जो है, इट इज नेसेसरी जो है हमको इस्तेमाल करके करना है, नेसेसरी कंडीशन है। P इज क्या बताए थे थर्ड में, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, इस तरह से हम बताए थे थर्ड में। उसके बाद 4 में आपका है फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी इवन इट इज सफिशियंट दैट द नंबर इज इवन। तो यहाँ पर हमने सफिशियंट दैट का इस्तेमाल किया है और इसको सफिशियंट दैट के सहारे से हमने दूसरे तरीके से यहाँ पर कहा। तो सबका मीनिंग एक ही है जो कि इसका है। और लास्ट में हमने निगेशन का बोला था कि जो हमारा Q का निगेशन और P का जो है निगेशन हमारा क्या इंप्लाई करेगा। तो इफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज नॉट इवन, है ना, यहाँ पर हम नॉट निगेशन के लिए नॉट लगा रहे हैं, देन द नेचुरल नंबर इज नॉट इवन। तो इस तरह से हमारा जो है हम कर सकते हैं आगे। ये जो है हमने इसको इस्तेमाल कर दिया है, आपका हमने जो है आपका एक ही हमारा जो है आपका जो है स्टेटमेंट है उसको अलग अलग तरीकों से हमने जो है यहाँ पर जो कि हमारा इफ देन से जुड़ा हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको हमने अलग अलग इन 5 तरीकों से लिखा है। तो आपको इसको ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा कि एक स्टेटमेंट को 5 अलग अलग तरीके से लिखिए तो आप समझ जाएंगे, तो आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिए, अब बढ़ते हैं, कुछ आगे चीजें हैं उसको देखते हैं क्या है। मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसको आपको जो है इफ देन से आप कनेक्ट करना है, इफ देन कनेक्टर से कनेक्ट करना है। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। पहले तो यहाँ पर हमने बोर्ड पे जो है 2 स्टेटमेंट लिए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग को इफ देन से क्या करना है, कनेक्ट करके लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
हमारा एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कब बन जाता है, जब उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करना है, इफ देन से कनेक्ट करके लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको इफ देन से कनेक्ट करके लिखा है। हमने क्या लिखा, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो सिंपल सा है, हमने इस स्टेटमेंट को इफ देन से कनेक्ट करके लिख दिया है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का जो है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में है, यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ यू पे ए सब्सक्रिप्शन फी। अगर आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन फी देना है, यानी कि उसका जो शुल्क लग रहा है उसको आपको देना है, तब खुलेगा। तो इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, इफ देन से कनेक्ट करके लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा है इस चीज को यहाँ पर, इफ यू कैन एक्सेस द वेबसाइट, है ना, देन यू पे ए सब्सक्रिप्शन फी। तो इस चीज को हमने इफ देन से कनेक्ट करके लिख दिया है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट को इफ देन से कनेक्ट करके लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चलिए, आपने देखा कि किस तरह से हम किसी स्टेटमेंट को इफ देन से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट्स। तो किसी जो हमारा कोई अगर स्टेटमेंट हमारा है इस तरह से, आपका जो है P इम्प्लाई दैट Q, है ना, यानी कि उसमें हमारा जो स्टेटमेंट है आपका इफ और देन से जुड़ा हुआ है। तो उसी स्टेटमेंट को हम किस तरह से लिखते हैं, P इम्प्लाई दैट Q, वीडियो में मैंने आपको बताया। तो इसके कन्वर्स को हम किस तरह से लिखेंगे, इसके कन्वर्स को लिखेंगे आपका सिंपली Q इम्प्लाई दैट आपका P। P इम्प्लाई दैट आपका हमारा Q है, तो इसका कन्वर्स हो जाएगा Q इम्प्लाई दैट P, ठीक है। तो काफी सिंपल है। इस तरह से मैंने आपको लिखा हुआ पहला में, कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाई दैट Q इज आपका Q इम्प्लाई दैट P, सिंपल है। उसी तरह से आगे में हम जो है P इम्प्लाई दैट Q का जो हम है कंट्रापोजिटिव कैसे लिख सकते हैं। तो कंट्रापोजिटिव हम लिखेंगे, आपका लिखना है P इम्प्लाई दैट Q का, तो हम Q का जो है निगेशन लिखेंगे, जो है Q का निगेशन इम्प्लाई दैट हमारा P का निगेशन, ठीक है। तो निगेशन का करने का मतलब है डिनाइल, हम Q का डिनाइल लिखेंगे और P का डिनाइल लिखेंगे, इम्प्लाई दैट है बीच में। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है P इम्प्लाई दैट Q का क्या हो जाएगा, हमारा P इम्प्लाई दैट Q का जो है आपका हमारा कंट्रापोजिटिव हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखा है कंट्रापोजिटिव ऑफ P इम्प्लाई दैट Q क्या होगा, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाई दैट निगेशन ऑफ P। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं नॉट Q, और इस चीज को भी हम क्या पढ़ते हैं, नॉट आपका P। तो निगेशन आपको किसी स्टेटमेंट का किस तरह से लिखते हैं मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताई हुई है। तो चलिए ये चीजें आपने देखा कि कन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, कन्वर्स किस तरह से लिखते हैं, और फिर उसी स्टेटमेंट का जो है हम लोग कंट्रापोजिटिव कैसे लिखते हैं, जो स्टेटमेंट हमारा इफ और देन से जुड़ा हुआ है ना। यानी कि P इम्प्लाई दैट Q अगर इफ देन से जुड़ा है तो P इम्प्लाई दैट Q हम लोग लिखते हैं, आपको समझ लेना है, ठीक है। उसका कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव कैसे लिखना है आपने समझा है। तो चलिए अब आपको कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स जब तक आपको नहीं कराया जाएगा तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो कुछ एग्जांपल्स में आपको करा कर जो है इसको चीज को आपको और अच्छे से समझा रहा हूं, देखिएगा। तो यहाँ पर हमने आपके लिए दो स्टेटमेंट लिया है, जिसका हमें कन्वर्स भी लिखना है और जिसका आपका कंट्रापोजिटिव भी लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ n इज एन इवन नंबर देन n स्क्वायर इज इवन। ये हमारा एक स्टेटमेंट है। तो इसका कन्वर्स कैसे होगा, इसका कन्वर्स होगा इफ ए नंबर n स्क्वायर इज इवन, है ना। जो लास्ट वाला है उसमें उसको हम शुरू में लिखते हैं। तो इफ ए नंबर n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन, इसका कन्वर्स ये हो गया। हमारा P इम्प्लाई दैट Q है, तो Q इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, हमारा P होगा। यही मैंने आपको बताया कन्वर्स में। उसके बाद इसका जो है इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव क्या होगा, उसमें देखिएगा, इफ ए नंबर n स्क्वायर इज नॉट इवन, हमने इसमें नॉट लगा दिया, इज नॉट इवन देन n इज नॉट इवन। सिंगल सी बात है, सिंपल सा कि
निगेशन जो हमारा Q का इम्प्लाई दैट हो रहा है, निगेशन हमारा P का। तो ये हमारा जो है इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव हो गया। फिर से आपका दूसरा स्टेटमेंट में लिया कि इफ ए ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट B देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हमारा AC स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, आपने 9th-10th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन ए ट्रायंगल ABC इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर देन इट इज आपका इट इज राइट एंगल एट B। तो दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हमारा AC स्क्वायर होगा तो हमारा जो होगा ट्रायंगल आपका हमारा राइट एंगल होगा, कहां पर, आपका B पे। इस तरह से कर सकते हैं। कन्वर्स आपने पढ़ा पाइथागोरस का थ्योरम, और उसका कन्वर्स यानी उसका उल्टा भी पढ़ा है, यही चीज है यहाँ पर भी। तो अब इस चीज को हम फिर से इसका निगेशन यानी कि कंट्रापोजिटिव लिखेंगे। तो कंट्रापोजिटिव में क्या होगा, इन ए ट्रायंगल ABC इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is not equal to AC square then it is not a right angle at B। तो हम कंट्रापोजिटिव में हम इसको जो है इसके निगेशन में हम इस चीज को जो है इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं। कितना सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको किसी भी जो है कोई भी स्टेटमेंट जो है आपका हमारा कंडीशनल आपका जो है स्टेटमेंट है उसको हम जो कि इफ देन से जुड़ा हुआ है तो उसका कन्वर्स और उसका कंट्रापोजिटिव लिखने आएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, देखते हैं आगे में क्या है, ठीक है। आगे में हमारा पर है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट तो पढ़ लिया है, अब आपका है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको देखना है। चलिए देखेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट वह होता है स्टूडेंट जो आपका हमारा इसमें दो स्टेटमेंट जो होता है वो इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा होता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका हमारा बाई कंडीशनल आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जब दो स्टेटमेंट हमारे जो है इफ एंड ओनली इफ से जुड़े हो तो उस जो स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो यही बातें मैंने यहाँ पर लिखा है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। टू सिंपल सेंटेंस कह ले या स्टेटमेंट कह ले, कनेक्टेड बाय इफ एंड ओनली इफ फॉर्म ए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, इस तरह से। ये हमारा टू वे इम्प्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टू वे इम्प्लीकेशन है तो हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये यूज करते हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 3 में भी आपको बताया है। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफ, इस सिंबल को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, या शॉर्ट में केवल इफ, इस तरह से भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि P जो है आपका हमारा जो है आपका टू वे इम्प्लीकेशन है Q इज द सेम एज, देखिए यहाँ पर क्या है, सेम है P इम्प्लाई दैट Q, और इसका मतलब है कि आपका Q इम्प्लाई दैट P। P इम्प्लाई दैट Q है तो Q इम्प्लाई दैट क्या होगा, P है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप समझिएगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप समझ जाएंगे क्या है मैं कहना चाह रहा हूँ। इन अ ट्रायंगल ABC अगर हमारा एंगल B और C आपका इक्वल है, B और C इक्वल है, तो एंगल B के ऑपोजिट वाला साइड और C के ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, सेम होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा ट्रायंगल आपके हमारा ABC में B और C इक्वल है तो AB और AC जो साइड होगा वो आपस में इक्वल होगा ट्रायंगल का। तो इस तरह से हमारा जो है हमारा दिखा रहा है कि AC इक्वल टू आपका भी टू वे इम्प्लीकेशन है। तो इम्प्लीकेशन टू वे में एक तो बता रहा है कि B एंगल C के बराबर है तो AC और AB साइड इक्वल होगा, और इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि अगर AC और AB साइड इक्वल है तो हमारा जो उसका अपोजिट एंगल होगा दोनों साइड का वो जो कि B और C है वो आपस में इक्वल होगा। देखिए अगर AB और AC इक्वल है तो AC का अपोजिट एंगल B और AB का अपोजिट जो है AB अपोजिट AB जो साइड उसका अपोजिट एंगल C क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिखा भी है कि दिस स्टेटमेंट इज द सेम एज इन ट्रायंगल ABC B एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो हमारा साइड होगा AC इक्वल टू आपका AB, अपोजिट साइड जो होगा B का और C का आपस में इक्वल होगा।
और उसमें दूसरा तरीका से ये भी है कि अगर AC और AB हमारा साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा, दोनों साइड का अपोजिट एंगल, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये हमारा टू वे इम्प्लीमेंटेशन, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों बातें। तो चलिए, आपने देख लिया कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, एक उदाहरण भी आपने देख लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इस पे, एक आपको एग्जांपल लेके आपको जो है करा देते हैं, ताकि जो है चीजें और आपको जो है समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जांपल, तो अब आपको जो है चीजें समझ में आ रही होगी कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। इफ देन से जुड़ा होता है स्टेटमेंट, है ना, दो स्टेटमेंट, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। उसमें हम लोग इम्प्लाई दैट लिखते हैं, P इम्प्लाई दैट आपका Q। और हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, जो स्टेटमेंट हमारा इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमारा टू वे इम्प्लीकेशन का साइन लगता है। तो चलिए देखिएगा एग्जाम्पल्स में क्या है। एग्जाम्पल में है आपका, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि rewrite the following statement in the form P if and only if Q। ठीक है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पर एक P जो है स्टेटमेंट दिया है, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए इक्विएंगुलर देन इट इज ए रेक्टेंगुलर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और इक्विएंगुलर है, यानी सभी एंगल उसका सेम है, तो वो क्या होगा, हमारा एक रेक्टेंगल होगा। यानी कि हर एक एंगल क्या होगा, 90 90 90 तो सब सेम है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक हमारा रेक्टेंगल होगा। उसके बाद Q जो स्टेटमेंट कह रहा है, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल देन इट इज इक्विलेंगुलर। यानी कि उसके अपोजिट कहा है कि अगर एक जो है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर हमारा एक रेक्टेंगल है तो हमारा क्या होगा, तो क्या होगा, वो इक्विएंगुलर होगा, यानी कि उसके सभी एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसको हमको क्या करना है, जो है इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करके लिखना है दोनों स्टेटमेंट P और Q को। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि द ए क्वाड्रिलेटरल इज ए इक्विलेंगुलर, है ना, इक्विलेंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज ए रेक्टेंगल। तो अगर क्वाड्रिलेटरल हमारा अगर एक रेक्टेंगल है तो वो तो ही क्या होगा, हमारा एक इक्विएंगुलर होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ये चीजें हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने दोनों स्टेटमेंट को किस तरह से कंबाइन करके इफ एंड ओनली इफ से लिख दिया, कि जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल इज इक्विलेंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज ए रेक्टेंगल। इस तरह से लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके, कि क्वाड्रिलेटरल तो इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को मिला के, कि क्वाड्रिलेटरल इज ए इक्विएंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल होगा तभी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हमारा एक इक्विएंगुलर होगा, यानी कि सभी एंगल उसके सेम होंगे। तो चीजें हैं सब आपने देखा कि हमारा जो है, हमारा यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट एक हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि बाई कंडीशनल क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा जो है आपका इफ एंड ओनली इफ लगा है। इसको इक्विवेलेंस स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे में क्या है। आगे में हम देखते हैं क्या है, देखिए तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा है वेरियस केसेस शोइंग वेरियस कंडीशन। अलग अलग हमारे केस में हमारा अलग अलग कंडीशन जो है शो करता है। तो देखिए इसमें हमारा क्या है, हमारा जो है पहला जो है कंडीशन में हमारा सम कंडीशन आर नेसेसरी, कुछ कंडीशन नेसेसरी होते हैं बट नॉट सफिशिएंट। कुछ कंडीशन हमारा जो है आपका नेसेसरी होते हैं बट सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल में है आपका बीइंग एजुकेटेड इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर गेटिंग द जॉब ऑफ ए टीचर। देखो टीचर को बनने के लिए क्या है, हमारा एजुकेटेड होना तो जरूरी है ना, बट जो है यही केवल टीचर बनने के लिए जरूरी नहीं है। टीचर बनने के लिए और भी क्राइटेरिया होता है। जैसे आजकल लोग जो है टीचर बनने के लिए बीएड करते हैं,
सीटेट पास करते हैं, है ना, टेट पास करते हैं, तो एजुकेटेड होने के साथ साथ आपको जो है आपको ये सब भी करना होगा, यानी कि जो आपका हमारा बीएड करना होता है, सीटेट करना होता है, ये सब करना पड़ेगा। यानी कि टेक्निकल जो चीज है, टेक्निकल नॉलेज है, वो भी आपको जरूरी है, साथ में एक्सपीरियंस भी आपको जरूरी है। यही बात है, लिखा गया है कि बीइंग एजुकेटेड इज नेसेसरी, है ना, टीचर होने के लिए एजुकेटेड तो होना चाहिए, बट नॉट सफिशिएंट फॉर गेटिंग द जॉब ऑफ ए टीचर। लेकिन इतना ही काफी नहीं है टीचर बनने के लिए। टीचर बनने के लिए एजुकेटेड के साथ होने के साथ आपको स्किल्ड भी होना चाहिए, स्किल पर्सन, यानी आपके साथ टेक्निकल डिग्री भी होना चाहिए। ये चीजें हैं। तो उसके बाद है आपका हमारा दूसरा केस में है आपका सम कंडीशन आर सफिशिएंट। कुछ कंडीशन जो होते हैं सफिशिएंट होते हैं बट नॉट नेसेसरी, लेकिन जरूरी नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, हैविंग ए सन इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी फॉर बीइंग ए पेरेंट। देखिए सन है, आपको एक लड़का है ना, तो ये तो ठीक है, सफिशिएंट है, बट नॉट नेसेसरी फॉर बीइंग ए पेरेंट। देखिए नेसेसरी जरूरी है नहीं कि आप पेरेंट हो जाए, तो पेरेंट होने के लिए आपको लड़की, अभी आपको लड़की भी हो जाएगी, एक लड़की भी होगी तो आप पेरेंट बन सकते हैं, है ना। लड़का से भी क्या होता है, लड़की से भी आजकल बहुत जो है काबिल हो चुकी हैं, तो आजकल लड़की को ही अपना लोग लड़का मान लेता है, जिनकी एक लड़कियां हैं उन्हीं को अपना बेटा मान लेते हैं। तो ये चीजें हैं, तो यही है कि आप लड़की से भी पेरेंट बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखा है हैविंग ए सन इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी फॉर बीइंग ए पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट बनने के लिए लड़का का जरूरत नहीं है, आप लड़की भी आपके पास होगा तो लड़की पेरेंट बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हमारा कंडीशन में है सम कंडीशन आर बोथ सफिशिएंट एंड नेसेसरी। कुछ ऐसा कंडीशन होता है जो कि बोथ हमारा नेसेसरी होता है और सफिशिएंट भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि हैविंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ इक्वल मेजर is both sufficient and necessary for triangle to be equilateral। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई हमारा ट्रायंगल है और उसका अगर हमारा तीनों साइड अगर इक्वल है तभी इस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि कोई भी ट्रायंगल अब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल तब होगा जब उसका तीनों साइड इक्वल होगा तब। तो यहाँ पर जो हमारा जो है सफिशियंट भी है और कंडीशन, और आपका हमारा क्या है नेसेसरी भी है। तो तीनों साइड अगर बराबर है आपका ट्रायंगल का तो हो जाएगा। लास्ट कंडीशन में है आपका सम कंडीशन आर नाइदर सफिशिएंट नॉट नेसेसरी, यानी कि ना तो सफिशिएंट है ना ही आपका नेसेसरी है। जैसे कि बीइंग हैंडसम इज नाइदर सफिशिएंट नॉट नेसेसरी फॉर गेटिंग मैरिड। तो ये काफी खतरनाक वर्ड है, काफी खतरनाक वर्ड है। तो इसमें कह रहा है कि अगर आप हैंडसम हैं, बहुत सारे बच्चे अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत हैंडसम है, तो हैंडसम अगर आप हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है आपकी शादी होगी। ये काफी खतरनाक है, क्योंकि शादी होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए, आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग होना चाहिए, तभी आपकी शादी हो पाएगी। तो अगर आप हैंडसम हैं और आपके पास एक अच्छा जॉब नहीं है, आपके पास एक अच्छी फैमिली नहीं है, तो आपका शादी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर आप हैंडसम भी है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल खराब है, आप क्रिमिनल टाइप के हो, है ना, गलत काम करते हो, तो इससे आपकी शादी नहीं होगी। इससे आप सावधान हो जाइएगा। ये चीज जो है स्टेटमेंट लिखा है बीइंग ए हैंडसम, है ना, इज नाइदर सफिशिएंट नॉर नेसेसरी फॉर गेटिंग मैरिड। यानी कि आपको शादी होने के लिए आपको जो है केवल हैंडसम होना काफी नहीं है, इसके साथ आपको और भी चीजें चाहिए, आपको एक अच्छा फैमिली चाहिए, अच्छा एक जॉब भी चाहिए। ठीक है, तब होगा आपकी शादी, ध्यान रखेंगे बात को। तो यही चीज है वेरियस केसेस शोइंग वेरियस कंडीशन में आपका ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, इसको अच्छे से समझ लें और जो है जो है आप इसको समझ ले अच्छे से और इसको लागू भी करें जो बातें हैं। ठीक है, केवल हैंडसम नहीं चलेगा, हैंडसम के साथ आपको कुछ स्किल भी होना चाहिए। इस बात को आप जो है अपने आप में जो है लागू कर लिए, आप कुछ स्किल सीखिए, उसको कुछ जॉब सीखिए। हैंडसम होना तो ठीक है, उसके साथ आप कुछ स्किल भी अडॉप्ट कीजिए, तभी आपकी मांग होगी, तभी डिमांड होगी। तो नहीं तो कुंवारे मर जाइएगा। तो तय कर लीजिए कैसे मरना है, कुंवारे मरना है, सिंगल मरना है कि मिंगल होकर मरना है। चलिए ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं फिर, देखते हैं फिर आपसे जो है आगे देखते हैं आगे कि इसमें जो हमने आपको जो बताया है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, है ना, उसके बाद हमने आपको ये सब चीजें बताई हैं। अब देखते हैं आपका एक्सरसाइज।
14.4 उसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये सारे थ्योरी मैंने आपको 14.4 के लिए दिया है। तो ये सब चीजें समझ में आएंगे तो आप 14.4 एक्सरसाइज जो है आराम से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं 14.4। तो एक्सरसाइज 14.4 में पहला क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ इफ देन इन ए 5 डिफरेंट वे कन्वेइंग द सेम मीनिंग। यहाँ पर हमारा एक स्टेटमेंट दिया है जिसको हमको 5 तरीकों से लिखना है, जिसका मतलब भी क्या होगा, सेम मतलब होगा। जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है इफ देन से जो है कनेक्टेड है, यानी कि एक आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है इफ ए नेचुरल नंबर इज ऑड, अगर हमारा कोई एक नेचुरल नंबर है जो कि ऑड है, देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। तो अगर कोई नेचुरल नंबर हमारा ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, हमारा एक, वो भी हमारा क्या होगा, एक ऑड होगा। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हमको 5 अलग अलग तरीके से लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस चीज को 5 अलग तरीकों से लिखा है। पहला में क्या लिखा है, ए नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाई दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। पहला में मैंने आपको बताया था कि इम्प्लाई दैट लगा के हमको लिखना है। तो देखिए लिखा मैंने इम्प्लाई दैट लगा के, ए नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाई दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। अगर नेचुरल नंबर ऑड है तो इसका स्क्वायर भी हमारा ऑड होगा। फिर दूसरा में हमने लिखा है क्या, ए नेचुरल नंबर इज ऑड, है ना, ओनली इफ, इसमें हमने क्या लगाया है, ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड। अगर हमारा कोई अगर नेचुरल नंबर ऑड है तो इसका हमारा क्या होगा, जो है स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली इफ लगा के मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा है, जिसका मतलब भी सेम है, पहले वाले हमारा जो स्टेटमेंट है उससे इससे सेम है। फिर तीसरा में लिखा है फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। यहाँ पर हमने नेसेसरी जो है इट इज नेसेसरी दैट लगा के जो है लिखा है। तो फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज नेसेसरी दैट इट इज स्क्वायर इज ऑड। तो थर्ड में हमने इस तरह से लिख लिया स्टेटमेंट को। फोर में लिखा है फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू बी ऑड, है ना, इट इज सफिशियंट दैट द नंबर इज ऑड। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है हमारा जो सफिशियंट है कि नंबर क्या होना है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है ऑड हो रहा है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, सेम बात है। उसके बाद 5 नंबर में हमने क्या लिखा है, स्टेटमेंट है उसका निगेशन लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नॉट ऑड, है ना, किसी अगर स्क्वायर अगर कोई नंबर का स्क्वायर हमारा ऑड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, देन द नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड। तो हमारा नेचुरल नंबर क्या होगा, वो भी ऑड नहीं होगा। तो सेम बात है, तो जिसको हमको निगेशन करके लिखे हैं। तो इस तरह से हमने जो स्टेटमेंट दिया था जो हमारा, उसका हमने 5 अलग डिफरेंट वे से लिखा है, जिसका मतलब भी क्या है, हमारा इस स्टेटमेंट के सेम है, से सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला तक जो है सोल्यूशन हो चुका है पहला क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है राइट द कंट्रापोजिटिव एंड द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारा जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका हमको कंट्रापोजिटिव लिखना है और उसका फिर कन्वर्स लिखना है। देखिए कैसे लिखना है। वीडियो में मैंने आपको सिखाया ये एग्जाम्पल के साथ, तो आप समझ गए होंगे तो आराम से लिख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कंडीशनल आपका स्टेटमेंट है उसका हमको कंट्रापोजिटिव और उसका कन्वर्स लिखना है। तो मैंने यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन आपके लिए किया है, 2 का फर्स्ट और 4th नंबर जो है कर दिया है। आप इसका जो है सेकेंड और जो है आपका थर्ड और जो है 5th आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट में क्या है, आपका हमारा स्टेटमेंट है इफ x इज ए प्राइम नंबर देन x इज ऑड। हमारा x एक अगर प्राइम नंबर है तो x क्या होगा, हमारा एक ऑड होगा। सही बात है। इसका हमने कंट्रापोजिटिव लिखा है, तो कंट्रापोजिटिव में क्या लिखा है, इफ ए नंबर x इज नॉट ऑड, है ना। तो इफ ए नंबर x इज नॉट ऑड देन x इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां से हमने लिखा कि इफ ए नंबर x इज नॉट ऑड, यहां पर नॉट लगाना है, देन द x इज नॉट ए प्राइम नंबर। सेम चीज है, कंट्रापोजिटिव में हमने नॉट लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इस स्टेटमेंट का हमें कन्वर्स लिखना है, यानी कि जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसको फर्स्ट करके लिखना है। तो क्या लिखा गया, इफ ए नंबर x इज ऑड, क्या है, x इज क्या है, ऑड, देन इट इज ए प्राइम। यहां से हमने लिखा कि इफ ए नंबर x इज ऑड देन x इज ए
क्या होगा, प्राइम। कन्वर्स लिख दिया, यानी कि सेकंड वाले स्टेटमेंट को पहले और जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में स्टेटमेंट में क्या है, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, यानी कि आप जो है ज्योमेट्री को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जब आप उसके पीछे जो है रीजन को अच्छे से आप नहीं समझ पाते हैं। जो भी चीजें हैं उसका जो डिडक्टिव रीजन है, आप जो भी एक ट्रायंगल में जो है तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, 180 होता है, तो कैसे होता है, अगर आप ये जानते हैं तो ज्योमेट्री आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं समझ में आएगा, ये चीजें हैं। तो इसका देखिएगा जो है मैंने कंट्रापोजिटिव लिखा है, इफ यू नो टू रीजन डिडक्टिवली, है ना, यहाँ पर जो है हमारा नॉट है तो नॉट को हटा लेना है, नॉट को हटा देंगे, इसका ऑपोजिट लिखना है, इस चीज को ऑपोजिट लिखना है। तो इफ यू नो टू रीजन डिडक्टिवली देन यू कैन कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, तब आप जो है आसानी से आप जो है ज्योमेट्री को समझ सकते हैं। जब आप किसी चीज के पीछे का जो रीजन है, कोई चीज के पीछे ज्योमेट्री में आप रीजन जानते हैं, कैसे वो आया उसको प्रूव करना जानते हैं, तो आप ज्योमेट्री को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद इस चीज का कन्वर्सन ने यहाँ लिखा है कि इफ यू डू नॉट नो, यहाँ से हम सेकेंड स्टेटमेंट से लिखे हैं जो है हमारा से है, इफ यू डू नॉट नो, है ना, हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, यही लिखा है सेकेंड स्टेटमेंट, डिडक्टिवली, देन यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, देन यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, सही चीज है, तो इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसको फर्स्ट में लिखिए और जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसको सेकेंड में लिख दीजिए, तो आपका जो हमारा स्टेटमेंट है, आपका जो इफ देन से जुड़ा उसका आपको कन्वर्स मिल जाएगा, यानी कि उसका उल्टा मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, आपको देख लेना है। 2 नंबर में आपको जो हमारा स्टेटमेंट है जो है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसको हमको कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स लिखना था, तो हमने लिख के आपको दिखाया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ देन। तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया है उसको हमको इफ देन के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर 3 का जो है 1 और 4 नंबर किया है, आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आराम से कर सकते हैं। तो देखिए 1 में क्या लिखा है, यू गेट ए जॉब इम्प्लाई दैट यू क्रेडिटेरियल्स आर गुड। अगर आपने जॉब पा लिया है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे आदमी हैं, यही माना जाता है, यही माइंडसेट है आपके हमारे सोसाइटी में कि अगर कोई किसी लड़के को सरकारी जॉब मिल गया तो इसका मतलब है कि वो अच्छा लड़का है, चाहे उसने लाख ही बुराइयां क्यों ना हो, लाख ही वो उसने बदमाश क्यों नहीं किया हो, लेकिन उसको अगर सरकारी जॉब मिल गया तो इसका मतलब है वो बहुत अच्छा है। ये चीजें होती है। तो यही चीज है कि इसको हमको क्या लिखना है, इस चीज को स्टेटमेंट को हमको इफ देन के साथ लिखना है। तो मैंने लिखा है इफ यू गेट ए जॉब देन योर क्रेडिटेंशियल्स आर गुड, यानी कि आपका जो क्रेडिट है वो आपका अच्छा है, ठीक है, आपने अगर जॉब पा लिया है तो, खासकर सरकारी जॉब, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में है टू गेट एन ए प्लस इन द क्लास इट इज नेसेसरी दैट यू डू ऑल द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। अगर आपको क्लास में ए प्लस लाना है, ए प्लस का मतलब होता है 90 अबव, है ना, अगर 90 अबव लाना है तो क्या करना होगा, आपको पूरी इस बुक में जितना भी एक्सरसाइज है उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से बना लेना, समझ लेना, ठीक है। तो इस चीज को लिखा गया है, तो इस चीज को हमको क्या है इफ देन के साथ लगाना है। तो देखिएगा इफ यू गेट ए प्लस इन द क्लास देन यू डू ऑल द एक्सरसाइज इन द बुक, यानी कि अगर आपको ए प्लस चाहिए तो पूरा एक्सरसाइज में जितना है, पूरा बुक में जितना एक्सरसाइज है उसको आपको करना है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा स्टेटमेंट है उसको इफ देन से कनेक्ट करके आपको लिखना था। ये मैंने आपको जो है पहला और 3 का पहला और 4 नंबर आपको बना के दिखाया है, आप दूसरा तीसरा जो है बना सकते हैं आराम से। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका नंबर का आपका हमारा एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जिसमें कह रहा है गिव स्टेटमेंट इन गिवन स्टेटमेंट इन ए एंड बी, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट गिवन बिलो एज कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स ऑफ ईच अदर। देखिएगा आप यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहा है आगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो है 2 स्टेटमेंट है ए और बी। तो यहाँ पर जो है ए स्टेटमेंट में हमारा जो दिया है इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स, है ना,
तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट है। तो ये इसमें हमारा जो है देखिए ये जो दिया है 2 है ना, तो इसमें दोनों में देखना है कि इसमें हमारा दोनों ये जो स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका कंट्रा पॉजिटिव है कि नहीं इस स्टेटमेंट का। तो इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है कि हमारा जो स्टेटमेंट ए का कंट्रा पॉजिटिव है, ठीक है, बिल्कुल सही है दिख रहा है। और इसमें जो दूसरा दिया है इसमें इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स, अगर आपके पास विंटर क्लोथ्स है देन यू लिव इन दिल्ली, तो इसका जो है हमारा कन्वर्स है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ए है उसका ये कन्वर्स है, हम देख सकते हैं कन्वर्स है। इसी तरह से आपका जो है स्टेटमेंट हमारा दिया है आपका 4 का बी नंबर में भी। तो बी नंबर में जो दिया है वो क्या दिया है आप देख सकते हैं, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें जो पहला दिया है इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पैरेललोग्राम। कंट्रापोजिटिव है, बिल्कुल है, सही बात है। तो जो है बी का जो है फर्स्ट जो हमारा दिया गया वो कंट्रापोजिटिव है, जो बी स्टेटमेंट है उसका ये कंट्रापोजिटिव है। और उसके बाद सेकंड में जो है इसकी में कि इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो कन्वर्स है जो है हमारा जो बी वाला स्टेटमेंट है, ये जो हमारा लिखा गया है उसका जो सेकंड है ये आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट है बी का कन्वर्स है, आप देख सकते हैं। तो कन्वर्स आप किस तरह से लिखते हैं आप जानते हैं, मैंने बताया भी आपको। तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट बी का पहला वाला कंट्रापोजिटिव है और दूसरा वाला जो है कन्वर्स है, उस तरह से कन्वर्स उसका हम लिख सकते हैं बी स्टेटमेंट का। तो चलिए इस एक्सरसाइज में हमारा इतना ही है, 14.4 में बस इतना ही है। आपको इसमें जो चीजें हैं ध्यान देने वाला है कि कंडीशनल आपका स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरह से उसका हम जो है कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स लिखते हैं, जो आपको रूल बताए हैं आपको अच्छे से समझ लेना। और उसके बाद आपका हमारा जो है मैंने आपको किसी भी स्टेटमेंट को जो इफ एंड देन से कनेक्टेड है उसको किस तरह से हम 5 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बिना मीनिंग को चेंज किए, ये भी बताया, तो आपको समझ लेना है ना, कैसे अच्छे से बताया है आपको। उसके बाद जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को बताया कि जो कि इफ और एंड ओनली इफ से जुड़ा होता है, तो उसको भी आपको समझ लेना है बढ़िया से। तो इस आपके वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तो बात करेंगे वहां पर वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि किसी स्टेटमेंट को कैसे हम वैलिड कर सकते हैं, किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, उसकी सत्यता को कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, तो ये बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, ठीक है।